मेरी आवाज आप सबको क्लियर आ रही है? ठीक है जनाब। तो आज हम ये आखिरी सेशन के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और मैंने पहले यहाँ पर आपसे शेयर किया हुआ है ये कोर्स आउटलाइन जो हमारे पास मौजूद है। ठीक है। और इस कोर्स आउटलाइन को देखते हुए हमें अपना जो फाइनल एग्जाम है उसकी तैयारी करनी। ठीक है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा कि जो फाइनल एग्जाम है, जो आपका इंटरनल एग्जाम है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स मैं आपको एग्जाम में दूंगा और यानी किस किस की आपको तैयारी करनी, तो उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और उससे मुतालिक कोई भी सवाल आप अगर करना चाहें तो मुझसे कर सकते हैं। तो जो पहला टॉपिक आप नोट डाउन कर लें आप सब, वो है 1.3, द लॉज ऑफ लॉजिक। और मुझे बताते रहिए ताकि फिर मैं आगे चलता रहूं। ठीक है जी। तो फर्स्ट इज द लॉज ऑफ लॉजिक। द सेकंड इज इंडक्शन एंड essential कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक, ये आपके एग्जाम का हिस्सा होगा। ठीक है। इंडक्शन एंड एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन। The fourth topic is existential import. The third topic is existential import. The fourth topic is chapter number 3 completely. The basic uses of language. Next, we have the purpose of definition, complete topic. And last, we have informal fallacies. The last, we have informal fallacies. तब इनसे मुताबिक जितने भी आपके जहन में क्वेश्चंस हो या कहीं पास पेपर में इनसे मुताबिक कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे इस वक्त पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल जो है वो पास पेपर से नहीं दूंगा मैं, और पास पेपर से कॉपी करके नहीं दूंगा आपको। जो पेपर होगा वो ट्रिकी होगा और आपके लिए ये समझना जरूरी होगा कि सवाल कहाँ से आया है।
इन टॉपिक्स के अलावा एक्सरसाइज किसी भी टॉपिक की आ सकती है, ठीक है। इन टॉपिक के अलावा जो एक्सरसाइज है वो किसी भी टॉपिक की आ सकती है, यानी जो टॉपिक मैंने मार्क नहीं करवाए उनकी भी एक्सरसाइज आपको दी जा सकती है। तो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। बाकी जो टॉपिक्स हैं वही मैंने आपको बता दिया। एक्सरसाइज जो है वो लैंग्वेज की भी आएगी और इनफॉर्मल फैलेसिस की एक्सरसाइज आएंगी। आपको एक फैलेसिस दे दी जाएगी और वो फैलेसी डिटेल में हो सकती है, 5-6 लाइन की हो सकती है, 1 पेज की हो सकती है, और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सी फैलेसी कमिट हुई है, कौन सी इनफॉर्मल फैलेसी कमिट हुई, ठीक है। और ये जो इनफॉर्मल फैलेसिस की एक्सरसाइज है वो किताब के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। इसी तरह डेफिनेशन की जो एक्सरसाइज है वो डेफिनेशन के चैप्टर के अंदर मौजूद है और वो आपसे पूछा जा सकता है मुख्तलिफ तरीकों से, तो उन एक्सरसाइज को जरूर देखिएगा। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, वो भी ऑलरेडी मौजूद है उसके अंदर। तो जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो आपको इस हवाले से देखनी पड़ेंगी ताकि कोई भी एक्सरसाइज आ जाए। हो सकता है पूरा पेपर एक्सरसाइज बेस्ड आ जाए, पूरा पेपर एक्सरसाइज बेस्ड आ जाए और उसमें कोई भी थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ना हो, राइट। तो पूरा एक्सरसाइज बेस का मतलब ये कि जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी कोई भी एक्सरसाइज पर मुश्तमिल इकट्ठा करके उनका एक पेपर बना के आपको दिया जा सकता है। तो आप सिर्फ आपको एक्सरसाइज करनी होगी, या फिर मिक्स मैच होगा जिसमें एक्सरसाइज प्लस सब्जेक्टिव होगा, या फिर पूरा सब्जेक्टिव होगा। तो अब आपका काम ये है कि जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने याद किया वक्त के साथ साथ, उसको आप पक्का कर लें। आज मेरे ख्याल से 5 तारीख है, 10 दिन बाद आपके पेपर शुरू होंगे। आई थिंक 26 तारीख को आपका पेपर है, वॉट एवर। तो आपके पास काफी टाइम है इसकी तैयारी करने की। So if you have any question, any past question paper or anything you want to share and ask, do share. आप शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। माइक आपके मैंने खोले हुए हैं, बिला झिझक आप बात कर सकते हैं। Raise your hand so that I can ask you, I can allow you to speak. फरमाइए। सर एक बार कंपोनेंट ऑफ सिलोजिज्म बता दीजिए कि कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट ऑफ सिलोजिज्म होते हैं मेजर टर्म, मिडिल टर्म, माइनर टर्म, मोड एंड फिगर। ठीक है, ये हो गए कंपोनेंट ऑफ सिलोजिज्म। ठीक है सर। जी सर इंडक्शन एक बार बता दें। इंडक्शन, देखिए इंडक्शन को आप रिमेम्बर करें, याद करें। लफ्ज इंड्यूस है। इंड्यूस का मतलब है कोई चीज ऐड की जाए, ठीक है। और लफ्ज डिडक्शन को आप याद रखें, डिड्यूस से कोई चीज निकाली जाए। तो इंडक्शन का मतलब ये है कि उसमें जो रीजंस की कैद होती है वो नहीं होती, यानी जितने चाहें आप रीजन ऐड करें। रीजन से मुराद ये कि जितने चाहें आप प्रेमिसेस उसमें ऐड करें अपने कंक्लूजन को स्ट्रॉन्ग करने की, नंबर 1, ठीक है। अब जितने चाहें आप प्रेमिसेस ऐड करने का मतलब ये कि जितनी नंबर ऑफ रीजंस या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी होगी उतनी प्रोबेबिलिटी होगी आपके कंक्लूजन के ट्रू होने की, ठीक है। तो मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो है प्रोबेबिलिटी, ठीक।
तो जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, राइट, यानी जितने ज्यादा आपके रीजंस होंगे उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी आपके कंक्लूजन के ट्रू होने की। तो आपको ये पता है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि उसके अंदर सर्टेनिटी नहीं है। हो सकता है कि आपने नंबर ऑफ रीजन इस्तेमाल किए हो और आप ये समझ रहे हो कि आपका ड्राइव किया हुआ कंक्लूजन बिल्कुल सही है। तो ये भी मुमकिन है कि नंबर ऑफ रीजन इस्तेमाल करने के बावजूद भी there is always a probability for your conclusion to be false। ठीक है। और कभी ये भी हो सकता है कि you have used just a little number of reasons or premises and you can get your true conclusion। So the relationship between the premises and the conclusion in the induction is not certain and it is not necessary. It is not strict, right? Therefore, there is always a probability between the reasons and the conclusion to be true and to be false. The induction is based on observation, right? And the greater the number of observation, the greater the probability for your conclusion to be true. However, this is not always a guarantee. It is possible that you have observed something wrong and from that you have concluded something wrong। गलत ऑब्जर्वेशन करने से गलत कंक्लूजन निकलने की प्रोबेबिलिटी मौजूद है। सही ऑब्जर्व करने से भी गलत प्रोबेबिलिटी मौजूद है कंक्लूजन। तो यू नो देयर इज वेरी मच अनसर्टेनिटी इन द इंडक्शन। सो दैट इज अ लिटिल अबाउट इंडक्शन। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? पास पेपर अगर आपने देखे हो, आपके पास मौजूद हो, उसमें कुछ पूछना चाह रहे हो? मैंने अभी सिलेबस लिखवाया है जैन, आप अभी एंटर हुए तो सिलेबस मौजूद है इन तमाम स्टूडेंट्स के पास, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन मैंने ऐड नहीं किया, फॉर्मल फैलेसी भी मैंने ऐड नहीं किया, ठीक है। हाँ, लेकिन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन ये फॉर्मल फैलेसीज की एक्सरसाइज आ सकती है। मैंने ये कहा है कि एक्सरसाइज किसी भी टॉपिक और चैप्टर से आ सकती है, और जो सब्जेक्टिव पेपर है उसका मैंने जो सिलेबस है वो आपको लिखवा दिया है। इमोटिव और न्यूट्रल लैंग्वेज है कॉन्सेप्ट अलग अलग, लेकिन टॉपिक ये एक ही है। इमोटिवली न्यूट्रल लैंग्वेज, ठीक है। पहले तो बात ये कि इमोटिवली न्यूट्रल लैंग्वेज नहीं है, हम इसको अलग अलग करके देखेंगे कि इमोटिव लैंग्वेज और इमोटिवली न्यूट्रल लैंग्वेज। तो न्यूट्रल लैंग्वेज एक्चुअली हम उस लैंग्वेज को कहते हैं कि जो जिसका मकसद किसी के इमोशंस को मुतासिर ना करना हो, बल्कि जिसका मतलब ये हो कि सुनने वाला जो है उससे वो कोई इमोशनल इम्पैक्ट उसके अंदर पैदा ना हो। जबकि जो इमोटिव लैंग्वेज है उसका मकसद ही होता है कि सुनने वाले पर उन लफ्जों का यह असर हो कि वो उस पर कोई रिएक्शन शो करे या कोई कोई इम्पैक्ट उसके ऊपर पैदा हो। अब वो इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करता है कि जो इमोटिव वर्ड इस्तेमाल कर रहा है उसकी इंटेंशन क्या है, वो क्या चाहता है कि सामने वाले से क्या हासिल करना चाहता है।
सर साइलोजिस्टिक फैलेसीज जो थी उसमें 60 स्पेसिफिक सेट थे नेम्स के साथ, तो हमें वो सेट अभी जो आपने वो टॉपिक नहीं दिया, लेकिन एक्सटर्नल के लिए हमें वो सेट उनके नाम के साथ याद करने हैं। वो जो 16 जो वैलिड सेट हैं उसकी बात कर रही हैं जी आप? सर। जी सर। जी, मैं तो एग्जाम में खैर नहीं दूंगा, लेकिन आप उसको याद कीजिएगा कि एग्जाम में जो एक्सटर्नल पूछ जाते हैं आ सकते तो सर उनके नाम भी हमें याद करने पड़ेंगे सेट के साथ? हैं। नहीं, सिर्फ सेट याद कर ले, नाम जरूरी नहीं है। अगर सेट आपने याद कर लिया तो आपकी आसानी रहेगी, बाकी नाम जरूर है। ठीक है सर। वेरियस काइंड ऑफ मीनिंग, ये आपने कहाँ से निकाला है शिजा? डेफिनेशन से, क्योंकि इस टॉपिक के मुख्तलिफ मायने हैं। तो डेफिनेशन से अगर आपने निकाला है वेरियस काइंड ऑफ मीनिंग, तो इसमें आपने मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑस्टेंसिव डेफिनेशन, सिनोनियम डेफिनेशन, क्वासी ऑस्टेंसिव डेफिनेशन, ये तमाम जो टाइप्स ऑफ मीनिंग है, इसको आप काइंडली फोकस कीजिए। ओके जी, नो मोर क्वेश्चन आई थिंक यू पीपल हैव। ठीक है जी, so once again the topic we have the laws of logic, induction and essential characteristics, and then we have the basic use of language, the purpose of definition, and informal fallacies. So these are the topics. Once again, exercise can come from any chapter, and it is possible that the whole paper would be based on exercise. ठीक है जी, so be alert regarding this point. So I think there's no more questions and no more things to discuss here in logic. We have come to our syllabus, and it's fully discussion with the questions, past paper, and syllabus, and the focus was quite there. So thank you very much for being with us throughout the semester for logic. I hope you had enjoyed half of the logic in the class and half of the logic online. We wish के आइंदा आने वाली classes जो है वो हमारी online के अलावा physical हो, and probably if I teach, so I'm going to teach you business ethics. तो देखते हैं कि अगर मेरे पास टाइम होता है तो कोर्स जो है हमारे पास है बिजनेस एथिक्स, इंशाल्लाह इसके अगले सेमेस्टर में हम उसको पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। नहीं, बस अब क्लास खत्म, अब क्लास में कुछ बचा नहीं है, तो देयर इज नो मोर क्लासेस वी हैव। मेरी क्लास तो नहीं होगी, बाकी नेक्स्ट वीक किसी की होगी तो उनको पता होगा। आई होप कि आपको आपके तमाम कोर्सेज तकरीबन खत्म ही हो गए होंगे। मेरा कोर्स इसलिए जल्दी खत्म हो गया कि हमने थोड़ी सी मेकअप क्लास ले ली थी ऑनलाइन के साथ, इसलिए हमने जल्दी इसको एंड अप कर दिया।
send me the attendance, please, Iqra or Hamna. Thank you very much, all of you. Take care. I'm waiting for the attendance, both Hamna and if anyone can send.